नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है कलाम के जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसका माइनर टेस्ट 3 देख रहे थे रीट पात्रता परीक्षा के लिए, और अपनी 3 क्लासें हो चुकी है। आज अपनी चौथी क्लास है और आज हम क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा असंगत युग्म है। ठीक है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन है ये, और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। अब कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हिंदी के नहीं आ रहे, टीचिंग मेथड के नहीं आ रहे, संस्कृत के नहीं आ रहे, इंग्लिश के नहीं आ रहे। तो उनको मैं बता दूं ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। अभी जो है हिंदी इंग्लिश टीचिंग मेथड शुरू नहीं किए हैं, तो वो शुरू होंगे तो उसके भी जो है मैं आपको जो है क्लियर करवाता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखो, बुद्धि के सिद्धांतों के संबंध में असंगत युग्म बताना है। तो सबसे पहला है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, तो ये लुई थ्रस्टन ने दिया, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है बुद्धि का सैंपलिंग मॉडल। जो बुद्धि का सैंपलिंग मॉडल है वो G.H. थॉमसन ने दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सैंपलिंग मॉडल किसने दिया? G.H. थॉमसन ने। फिर अब बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल। जो बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल है वो किसने दिया? वो दिया कैरोल ने। किसने दिया? कैरोल ने दिया। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल है वो किसने दिया? कैरोल ने। तो फिर केटल और हॉर्न ने क्या दिया? तो देखो, केटल और हॉर्न ने दिया तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि। कौन सा? तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? केटल व हॉर्न ने दिया, ध्यान रखना। ठीक है, फिर अब बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, तो ये किसने दिया? स्पीयरमैन ने, तो बिल्कुल सही है। और एक बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत है, कौन सा? त्रिकारक सिद्धांत, वो भी किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। ठीक है, तो ये जो है द्विकारक और त्रिकारक दोनों स्पीयरमैन ने दिए हैं। और जो बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल है ये किसने दिया? कैरोल ने दिया। ठीक है, और बुद्धि जो केटल और हॉर्न है उन्होंने बुद्धि का तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि सिद्धांत दिया। एक आपका होता है त्रिचापीय सिद्धांत। कौन सा? त्रिचापीय सिद्धांत। त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? देखो, ये तो है त्रिस्तरीय मॉडल। एक आपका होता है त्रिचापीय, यहां लिख देता हूं त्रिचापीय। जो त्रिचापीय मॉडल है ना वो बुद्धि का, वो दिया आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, ये दोनों में अंतर ध्यान रखना। त्रिचापीय सिद्धांत दिया रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, त्रिकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, और त्रिस्तरीय मॉडल दिया कैरोल ने। तीनों नाम एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन अलग अलग है। त्रिचापीय सिद्धांत दिया स्टर्नबर्ग, त्रिस्तरीय दिया कैरोल, और जो है आपका त्रिकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, और द्विकारक भी किसने दिया? स्पीयरमैन ने। अगला क्वेश्चन, तो इसमें देखो ये पूछा था असंगत कौन सा, तो ऑप्शन 3 असंगत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन बोल रहा है बुद्धि के संप्रत्यय को मानसिक संक्रिया के रूप में दर्शाने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? इसको हम कह सकते हैं एक कारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत में क्या होता है कि बुद्धि को जो है सिर्फ मानसिक संक्रिया के रूप में दर्शाया गया, और ये करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे एल्फ्रेड बीने। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्धि के संप्रत्यय को मानसिक संक्रियाओं के रूप में दर्शाने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? एल्फ्रेड बीने थे। फिर जो है टर्मन वगैरह ने इनका समर्थन भी किया था। तो बुद्धि के संप्रत्यय को मानसिक संक्रियाओं के रूप में दर्शाने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे एल्फ्रेड बीने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन बोल रहा है कि E.L. थांडाइक के अनुसार एक पेंटर, कहानीकार, गणितज्ञ में निम्न में से कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो देखो, एक पेंटर, कहानीकार, गणितज्ञ में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो देखो, थांडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो थांडाइक ने आपका जो सिद्धांत दिया वो दिया बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया? बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत जो है सिर्फ और सिर्फ थांडाइक ने नहीं दिया, एक और मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये जो है बहुकारक सिद्धांत दिया, वो कौन है? ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया? बहुकारक सिद्धांत। और एक इसी से संबंधित एक सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा है? बहुबुद्धि सिद्धांत, जो किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने। तो ये दोनों नाम एक जैसे हैं और एक ही तरह के टाइप के हैं, लेकिन ध्यान रखना बहुकारक सिद्धांत थांडाइक ने, और बहुबुद्धि सिद्धांत या जो है इसको बहुकारक, दूसरा नाम इसका बहुकारक भी कहते हैं कई बार। ठीक है, लेकिन इसका जो है वैसे नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत, ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। अब बात आ रही है कि थांडाइक के अनुसार एक पेंटर, एक कहानीकार और एक गणितज्ञ में निम्न में से कौन सी बुद्धि पाई जाती है? क्या वो सामाजिक बुद्धि है? तो बिल्कुल नहीं। क्या वो मूर्त बुद्धि है? बिल्कुल नहीं। मूर्त बुद्धि मतलब जो है आप जो है उनको जो है खुद के, मतलब देखो एक गणितज्ञ है, मान लो एक इंजीनियर है, वो गणितज्ञ ही होता है, या फिर वो क्या है गणितज्ञ, वो क्या करता है किसी प्रकार के जो है कॉन्सेप्ट देता है, सिद्धांत देता है। तो क्या उसके सामने वो सिद्धांत सामने मूर्त रूप में होते हैं? तो बिल्कुल मूर्त नहीं होगी। व्यक्तिगत भी नहीं होगी। व्यक्तिगत जो होती है वो होती है आपकी जो खुद से, मतलब खुद दार्शनिक वगैरह होते हैं ना, दार्शनिक, साधु, संत, उनमें होती है व्यक्तिक बुद्धि।
साधु संत में, ठीक है। तो बची क्या, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि मतलब क्या हो गया कि जो चीज आपके सामने नहीं है उसकी भी आप कल्पना कर सको, ठीक है। जो चीज आपके सामने नहीं है उसकी भी कल्पना कर सको। एक पेंटर है, एक कहानीकार है, ये सारे जो है अमूर्त चीजों को मूर्त चीजों में बदलते हैं। मतलब कोई चीजें होती है उनका जो है ऐसे मतलब कल्पना करके और फिर जो है अपनी कहानियों में, अपनी पेंटिंग में और अपने जो गणितज्ञ जो है अपने कॉन्सेप्ट में जो है उनको शामिल करते हैं। तो इन सभी में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, अमूर्त बुद्धि। मतलब जो चीज आपके सामने नहीं है उसकी भी कल्पना करना होता है अमूर्त बुद्धि में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी की संज्ञा दी है। नीचे इन श्रेणियों के 4 अनुक्रम दिए हैं, इनमें से सही अनुक्रम का चयन करना है। तो देखो सबसे जो है ना ऊपर 140 प्लस डीएनए, सॉरी 140 प्लस बुद्धि लब्धि वाला कौन होता है, वो होता है प्रतिभाशाली बालक। कौन सा होता है, प्रतिभाशाली बालक, और इससे ऊपर कोई नहीं होता। तो सबसे लास्ट में तो प्रतिभाशाली आएगा। तो इसमें प्रतिभाशाली, इसमें प्रतिभाशाली और इसमें प्रतिभाशाली, तो ऊपर वाला तो कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर देखो ऑप्शन को देखते हैं। जो जड़ बुद्धि होती है ना वो सबसे निम्नतम होती है, ठीक है, इसमें है। लेकिन यहां पर देखो जड़ बुद्धि से पहले श्रेष्ठ बुद्धि दी है, मतलब श्रेष्ठ बुद्धि से बढ़कर थोड़ी ना होती है जड़ बुद्धि, तो ये कैंसिल हो गया। फिर देखो मंद बुद्धि से सब बड़ी जड़ बुद्धि दे दी, जबकि जड़ बुद्धि सबसे नीचे स्तर होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा, दूसरा। सबसे नीचे जड़ बुद्धि, फिर मंद बुद्धि, फिर श्रेष्ठ उच्च बुद्धि और सबसे ऊपर होता है प्रतिभाशाली। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। ये जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली जो है बालक, ये जो है इसका बढ़ता हुआ क्रम है। तो 27 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और बुद्धि लब्धि का सूत्र कल बता चुका मैं आपको, MA/CA × 100। कल वाली क्लास नहीं देखी तो जरूर देखें। मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज गुणा में 100। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन बोल रहा है बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्य पूर्ण कार्य करता है, यह कथन किसका है। बोला क्या है, बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्य पूर्ण कार्य करता है, यह कथन किसका है। तो मैं एक बात आपको बता चुका, हर वीडियो में बताता हूं कि 2 से 3 परिभाषा वाले क्वेश्चन आएंगे, और इतनी परिभाषाएं हैं, इतने कथन है कि याद नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो इसलिए जो है जो आपके मेन होती है वो एक बार आंखों के आगे से गुजरी हो ना तो अच्छी बात रहती है। तो बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्य पूर्ण कार्य करता है, यह बोला था वेसलर ने। किसने, वेसलर ने। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन बोल रहा आपके, 1 मिनट, 29वां क्वेश्चन बोल रहा आपके निम्न में से कौन सा बुद्धि का वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षण है, ठीक है। अब देखो परीक्षण होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है आपका वैयक्तिक, क्या होता है, वैयक्तिक। एक होता है सामूहिक, क्या होता है, सामूहिक। एक होता है आपका शाब्दिक, क्या होता है, शाब्दिक, इसको वाचन भी कहते हैं, वाचनिक, ठीक है। एक होता है अशाब्दिक, कौन सा, अशाब्दिक, जिसको क्या कहते हैं आप, अवाचनिक, अवाचनिक। अब इनमें ध्यान रखना, व्यक्तिक क्या होता है कि एक एक व्यक्ति पर किया जाता है, एक एक व्यक्ति पर किया जाता है, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग टाइम किया जाता है। सामूहिक क्या होता है, बहुत बड़े समूह पर एक साथ किया जाता है, समूह पर एक साथ किया जाता है, एक साथ किया जाता है। शाब्दिक या वाचनिक क्या होते हैं, ये होते हैं साक्षर लोगों पर करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन पर करते हैं। और अशाब्दिक अवाचनिक क्या होते हैं, अनपढ़ या असाक्षर लोगों पर करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। व्यक्तिक मतलब एक एक व्यक्तियों पर करना, सामूहिक मतलब एक समूह पर एक साथ परीक्षण करना, शाब्दिक मतलब साक्षर या पढ़े लिखे लोगों पर करना, और असाक्षर पर करने वाला है अशाब्दिक। तो ये आपको इतने ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। अब बात यहां पर यह आ रही है व्यक्तिक अशाब्दिक, मतलब व्यक्तिक मतलब तो हो गया एक एक जो है अलग अलग करेंगे एक एक व्यक्ति पर, और अशाब्दिक मतलब जो है असाक्षर लोगों पर करेंगे, मतलब असाक्षर लोगों पर करना है और अलग अलग करना है। तो ये कौन सा जो परीक्षण है वो जो है व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण नहीं है पूछा है, ठीक है। तो सब इसका देखो, सबसे पहले भाटिया बैटरी परीक्षण है, ये आपका अशाब्दिक और व्यक्तिक है, ध्यान रखना। पोर्टियास भूलभुलिया परीक्षण है, ये भी आपका जो क्या है अशाब्दिक है और व्यक्तिक है। और भाटिया आश्रम भाटिया आश्रम नहीं, भाटिया बैटरी परीक्षण है, इसमें आपके कुल 5 परीक्षण है। कितने परीक्षण है, 5 परीक्षण, ठीक है। और इसे जो है चंद्रमोहन भाटिया ने जो है इंट्रोड्यूस किया था, किसने, चंद्रमोहन भाटिया ने। फिर देखो स्टेफोर्ड बिन्ने परीक्षण, स्टेफोर्ड बिन्ने परीक्षण है, ये दिया किसने, तो ये दिया टर्मन ने, ठीक है। और ये आपका व्यक्तिक तो है, क्या है,
व्यक्तिक तो है लेकिन ये अशाब्दिक नहीं होकर क्या है, शाब्दिक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। जो स्टैनफोर्ड बिन्य परीक्षण है वो आपका टर्मन ने दिया था, लेकिन ये व्यक्तिक शाब्दिक है ना कि व्यक्तिक अशाब्दिक। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और जो पिंटनर पैटर्न्स क्रियात्मक परीक्षण है, जहां पर देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे भूल भुलैया है, पैटर्न्स है, ये पैटर्न भूल भुलैया कोई साक्षरता में थोड़ी है, ये चित्र पहेलियां होती हैं, जो चित्र बने होते हैं उनसे पहेलियां सोल्व करना होता है, ये अशाब्दिक होता है। मतलब ये जो है असाक्षर लोगों के काम के होते हैं, जिसमें चित्र को देखकर परीक्षण किया जाता है। तो ये पैटर्न्स वगैरह वाले हमेशा क्या होते हैं, अशाब्दिक। तो जो पिंटनर पैटर्न्स क्रियात्मक परीक्षण है ये भी आपका व्यक्तिक अशाब्दिक है। तो उत्तर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि ये व्यक्तिक शाब्दिक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विकारक सिद्धांत के संदर्भ में जी कारकों की विशेषता नहीं है। तो द्विकारक सिद्धांत ऊपर बात कर चुके, किसने दिया था, आपका स्पीयरमैन ने। किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। और इसने 2 कारक बताए, एक तो आपका जी कारक और एक बताया इसने एस कारक। ठीक है, जी कारक क्या हो गया आपका, जनरल कारक, जनरल, एक मिनट, जी क्या हो गया, जनरल फैक्टर। ठीक है, और ये हो गया आपका स्पेशल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर। तो जनरल कारक है ना, ये आपका होता है क्या, जन्मजात। क्या होता है, जन्मजात। और ये क्या होता है, ये आपका होता है अर्जित, मतलब हम इसको वातावरण या पर्यावरण से अर्जित करते हैं। फिर जो जी कारक है ना, इसके बारे में ध्यान रखना, ये सामान्य बुद्धि क्षमता है। क्या है, सामान्य बुद्धि क्षमता। और ये क्या है, विशिष्ट बुद्धि क्षमता। इसके आधार पर आपको बताना है कि जी कारक की विशेषता कौन सी नहीं है। सबसे पहले ये सार्वभौमिक जन्मजात है, तो अभी हम बात कर चुके जी कारक क्या है, जन्मजात है, तो ये तो सही है। फिर ये सीखे जाते हैं, इसलिए पर्यावरण में इन्हें अधिग्रहित किया जाता है। तो देखो पहला और दूसरा एक दूसरे का अपोजिट हो गए। अर्जित कौन से हैं, सीखे जाते का मतलब क्या हो गया, अर्जित करते हैं हम इसको वातावरण से, जबकि अर्जित तो हम एस कारक को करते हैं। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, फिर ये सामान्य बुद्धि क्षमता है, ये देखो जी कारक सामान्य है और एस कारक विशिष्ट है, और इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता। तो अपने को पूछा विशेषता नहीं है, तो दूसरी विशेषता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एस कारक की विशेषता है। किसकी, एस कारक की। तो जी कारक की विशेषता कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। क्यों, क्योंकि ये अर्जित है, और अर्जित क्या होता है, अर्जित होता है आपका एस कारक, स्पेशल फैक्टर। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन बोल रहा है, देखो ऊपर यहां पर लेवल 1 दिख रहा होगा आपको, लेकिन जो है लेवल 1 और लेवल 2 में साइकोलॉजी के क्वेश्चन सेम आते हैं दोनों पेपर में, तो दोनों के लिए उपयोगी यही है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है, एक मिनट, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि, तो गार्डनर था, उसने क्या प्रस्तावित किया, देखो बुद्धि एक व्यवहारिक लक्ष्योन्मुखी गतिविधि है। तो देखो इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। ठीक है, पहला जो है ये भी जो है हार्वर्ड गार्डनर ने ही कहा था, लेकिन इसको जो है गलत माना गया है। ठीक है, इसका जो है फाइनल आंसर क्या आएगी तब और अच्छे से करेंगे। फिर अब बुद्धि में एक पदानुक्रमित क्रम में 7 बुद्धि शामिल होती है। तो देखो 7 बुद्धि जो किसने बताई थी, तो 7 बुद्धि जो बताई थी ना आपकी, कि जो पदानुक्रमिक जो क्रम में 7 बुद्धि, ये जो है किसने बताई, देखो जो आपकी गार्डनर ने बताई वो 9 बुद्धि बताई। कितनी बुद्धि बताई, 9 बुद्धि। ठीक है, 7 बुद्धि किसने बताई, देखो मैं बता देता हूं आपको। 7 बुद्धि जो है ना आपकी, ये 7 बुद्धि ये बताई थी लुई थर्स्टन ने। वो किसने, थ्रस्टन ने। ये किसने बताई थी आपकी, थ्रस्टन ने। किसमें, प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत में, प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत में बताई थी, ध्यान रखना। तो जो 7 बुद्धि थ्रस्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यता जो सिद्धांत है उसमें बताई थी, और जो आपका गार्डनर है उसने 9 बुद्धि बताई। फिर बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जिसने जी कारक के रूप में चिन्हित किया, तो ये ऊपर बात कर चुके हैं, ये किसने किया, स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत अभी ऊपर पढ़ कर आए जस्ट, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं होती है, बिल्कुल सही, 9 प्रकार की होती है, और इसके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ चुके कल वाली क्लास में कि कौन कौन सी 9 प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसमें पहले ऑप्शन को लेकर अभी भी जो है थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इसका उत्तर तो देखो 4 तो होना है, लेकिन पहले को जो है वो गलत मानते या सही मानते वो देखना होगा। बाकी दूसरा तीसरा तो देखो आपको पता है, दूसरा जो है थ्रस्टन से रिलेटेड है, और तीसरा जो है आपका स्पीयरमैन से रिलेटेड है। तो चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। विभिन्न मानवीय क्षमताएं कई प्रकार की, मतलब 9 प्रकार की। अगला क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो आपको पता है सामूहिक मतलब समूह पर, और अशाब्दिक मतलब असाक्षर लोगों पर। तो देखो इसका उत्तर होगा आपका आर्मी बीटा टेस्ट। ठीक है, आर्मी जो बीटा टेस्ट है वो आपका क्या है, सामूहिक है और अशाब्दिक है। एक है आपका आर्मी
अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, और इसके साथ एक है नौसेना टेस्ट, नौसेना यानी नेवी, नौसेना टेस्ट। ये दोनों टेस्ट है ना, ये आपके जो है सामूहिक तो है, ठीक है, सामूहिक तो है, लेकिन ये आपके शाब्दिक हैं, ठीक है। सामूहिक शाब्दिक का ध्यान रखना। सामूहिक शाब्दिक कौन कौन से? आर्मी अल्फा टेस्ट और नौसेना टेस्ट। और आर्मी जो बीटा है वो एस जो अशाब्दिक है, सामूहिक तो है लेकिन अशाब्दिक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है, कौन सा? त्रिआयामी सिद्धांत, उसके अनुसार बुद्धि कारकों की संख्या कितनी है? तो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो आपको पता है गिलफोर्ड ने, ठीक है। किसने? गिलफोर्ड ने। और इसको कहते हैं संरचना मॉडल। कौन सा मॉडल? संरचना मॉडल, संरचना मॉडल। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो गिलफोर्ड ने जो दिया था वो था संरचना मॉडल, जिसको त्रिआयामी मॉडल भी कहते हैं। इसमें बुद्धि कारकों की संख्या कितनी थी? वैसे हम कल कर चुके हैं इसको, कल वाली क्लास में। इसने देखो 3 प्रकार के दिए थे। 3 क्या दिए थे? इसने जो है 3 मतलब वो आयाम या विमा कह सकते हो, वो बताई थी, जिसमें कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो आपका आता है इसमें, सबसे पहले आता है आपका संक्रिया, ठीक है। फिर आता है आपका विषय वस्तु, विषय वस्तु, ठीक है। और फिर आता है आपका उत्पाद। ये 3 आते हैं। और इसमें देखो संक्रिया में 5, विषय वस्तु में 6 और उत्पाद में 5 और विमाएं बताई, और इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा 180। कितना आएगा? 180, ठीक है। ठीक, सॉरी लास्ट वाले में भी 6 है। 1 मिनट, गलत बता दिया मैंने, थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें जो है इसने क्या बताई? ऊपर जो संक्रिया है, संक्रिया में भी 6 बताई, और विषय वस्तु में 5 बताई, उत्पाद में 6 बताई। अब इनको तीनों को गुणा करेंगे, 6 गुणा 5 गुणा 6, तो ये आ जाएगा आपका 180। तो उत्तर क्या होगा? 180। और मैंने जो आपको अभी ऊपर वाली बता दी थी वो पहले वाली बता दी। जो शुरुआत में जो है ना, शुरुआत में जो गिलफोर्ड है उन्होंने जो है 120 कारक बताए। कितने कारक बताए? 120। उसमें क्या थे? 5 तो संक्रिया, 4 विषय वस्तु, ठीक है, और 6 आपकी क्या थे? उत्पाद। तो 5 गुणा 4 गुणा 6, ठीक है। तो टोटल ये क्या बताया इसने? 120 कारक बताए थे शुरुआती मॉडल में। किसमें? शुरुआती मॉडल में, ठीक है। अगर ऑप्शन में बाई चांस 180 ना होकर 120 हो तो 120 सही उत्तर होगा, और कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। फिर इसने 120 के बाद में 150 बताए, और फिर जाके जो है इसने कितने बताए? 180 बताए। तो वर्तमान में जो गिलफोर्ड में बुद्धि कारकों की संख्या है वो कितनी है? गिलफोर्ड के मॉडल में 180। और पहले कितनी थी? 120 शुरुआत में, बाद में 150 की गई, और लास्ट में अभी वर्तमान में जो 180 मानी जाती है। तो ये ध्यान रखना, 120 अगर ऑप्शन में हो और 180 नहीं हो तो 120 सही उत्तर करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया था उनके द्वारा सृजनात्मकता विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? कुल मिलाकर सृजनात्मकता की विशेषता बतानी है आपकी। तो देखो सृजनात्मकता में जो है ना आपका, वो सूझ और सर्वेक्षण नहीं आता, तो ये दोनों तो गलत होगी। गिलफोर्ड ने जो सूझ और सर्वेक्षण को नहीं बताया था, तो जहां जहां सूझ और सर्वेक्षण है उनको हटा दो। तो ये सूझ रहा, इसको भी हटा दो, ठीक है। फिर देखो ये रहा सूझ, इसको भी हटा दो। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर 3, निरंतरता, लोचनशीलता या लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। ये 4 जो है गिलफोर्ड ने किसकी विशेषताएं बताई? सृजनात्मकता की। किसकी? सृजनात्मकता की विशेषता बताई। कौन कौन सी? निरंतरता, लोचनीयता या लोचनशीलता भी कह सकते हो, मौलिकता और विस्तार। तो ऑप्शन जो है 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। थोड़ा सा धुंधला है लेकिन आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट जरूर करें। 35वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि केटल और हॉर्न का जो बुद्धि मॉडल है, और ऊपर हम बात कर चुके, केटल और हॉर्न ने कौन सी बुद्धि दी थी? ठोस व तरल बुद्धि, ठीक है। और इनमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जो तरल बुद्धि है ना, इसको तो इन्होंने क्या बोला? जो स्पीयरमैन का द्विव कारक है उसमें जी कारक से तुलना की इसकी। तरल बुद्धि की किससे? जी कारक से। जी कारक से इसका मतलब है क्या है? जन्मजात। क्या है? जन्मजात। इसके अलावा ये लघुकालिक बुद्धि, लघुकालिक मतलब कुछ समय की बुद्धि है ये, लघुकालिक। और ठोस बुद्धि को इसने एस कारक से तुलना की स्पीयरमैन के, और ये आपकी अर्जित है। क्या है? अर्जित। और ये क्या है? दीर्घकालीन, दीर्घकालीन बुद्धि है, मतलब कई समय तक, लंबे समय तक याद रहने वाली। तो तरल जो बुद्धि है उसको जी कारक या जन्मजात बोला, स्पीयरमैन के द्विव कारक से जी कारक से तुलना की, और लघुकालिक है मतलब कुछ समय की है। ठोस बुद्धि में एस कारक से तुलना की, अर्जित है और दीर्घकालीन है। तो अब देखो इसमें सत्य कथन कौन कौन से हैं। सबसे पहला, इस मॉडल में बुद्धि के 2 प्रकार तरल व ठोस बताए गए, तो बिल्कुल सही है।
फिर इस मॉडल के अनुसार तरल बुद्धि वंशानुगत कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो ऊपर बात कर चुके, तरल बुद्धि होती है आपकी जन्मजात, और जन्मजात होगी इसका मतलब वंशानुक्रम कारकों से प्रभावित होगी, तो ये क्या होती है जन्मजात। तो ये भी बिल्कुल सही है, जन्मजात है तो वंशानुक्रम पर निर्भर करेगी। तीसरा, इस मॉडल के अनुसार ठोस बुद्धि स्पीयरमैन के जी कारक से समान होती है। तो ठोस बुद्धि एस कारक के समान होती है और तरल बुद्धि जी कारक के, तो ये गलत हो गया, क्योंकि जी कारक के कौन सी होती है, तरल बुद्धि, ठीक है, और ठोस बुद्धि किसके, एस कारक के, तो ये गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अब तो थोड़े से इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 36 क्या बोल रहा है, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि, देखो ऐसे जो क्वेश्चन आता है उसमें उचित विकल्प का चयन करते हैं। किसका, उचित विकल्प का। सबसे पहला, उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता होती है। तो बिल्कुल शिक्षक को मार्गदर्शक इसलिए माना जाता है कि जो बच्चा होता है ना, उसके भविष्य के जो मतलब होता है, उसका भविष्य जो निर्माण होता है उसका जो है सबसे ज्यादा क्षमता किसमें होती है, शिक्षक में। इसलिए जो है शिक्षक में भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता होती है। तो ये सही हो सकता है, ठीक है। ये सामाजिक विश्वास का प्रतीक है, तो ये भी सही है, लेकिन अपने को उचित विकल्प चुनना है। तो ये सही है, लेकिन इस ऊपर वाले से उचित नहीं है। ये समाज के लिए एक रखवाला है, तो ये जो है 50-50 चांस में, तो ये तो हटा दो। ये कुंठाओं को आकार देने में लिप्त है, तो ये भी जो है गलत है। तो ऑप्शन 1 सबसे फिट बैठ रहा है। तो शिक्षक को मार्गदर्शक इसलिए माना जाता है कि इसमें जो है भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता पाई जाती है। सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37वां बोल रहा है कि समुदाय अध्यापक से क्या अपेक्षा करता है। समुदाय का मतलब अपना समाज, अपना समाज है, वो अध्यापक से क्या अपेक्षा करता है। सबसे पहले कि वह कमजोर व मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान दे। तो बिल्कुल सही है, चाहे वो कमजोर बच्चा हो चाहे क्या हो, आपका मेधावी यानी प्रतिभाशाली बच्चा हो, दोनों पर समान ध्यान देना है। फिर उसका आचरण एवं व्यवहार श्रेष्ठ व सत्यता की तस्वीर हो। बिल्कुल, बच्चे आपसे सीखते हैं तो आपका आचरण और व्यवहार श्रेष्ठ और सत्यता की तस्वीर होना चाहिए। वह बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सभी उत्तर हो जाएगा। ये सभी जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38वां क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वापस मैं बता चुका, आपको उचित विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले बच्चों को पढ़कर आने का कहना और उन्हें प्रश्न पूछना, तो इससे रुचि नहीं बनेगी। फिर शिक्षक स्वयं गतिविधियां करेंगे और बच्चे को बताएंगे, तो इससे भी रुचि नहीं बनेगी। शिक्षक कोई गतिविधि कर रहा है, बच्चे देख रहे हैं, तो कोई उनको जो है इंटरेस्ट नहीं आएगा, कुछ नहीं सीखेंगे वो। फिर शिक्षक गतिविधियों में बच्चों को शामिल करें। बिल्कुल, करके सीखो सिद्धांत, कौन सा, करके सीखो। और करके सीखो बोलता है कि बच्चों को जो है करने दो कुछ, तो बच्चों को गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, ठीक है। शिक्षक बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, तो ये जो है उचित नहीं है। उचित कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर है 3। मतलब शिक्षक जो गतिविधि करें ना, उसमें बच्चों को भी साथ में शामिल करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन बोल रहा है बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, त्रिचापीय? किसने दिया था ये, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। किसने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। इसके अनुसार वह बुद्धि जिसके द्वारा व्यक्ति समस्या समाधान हेतु सूचनाओं का विश्लेषण करता है कहलाती है। तो देखो स्टर्नबर्ग ने 3 प्रकार की बुद्धि दी, ठीक है। त्रिचापीय तो मतलब 3 प्रकार की। कौन कौन से 3 प्रकार है? सबसे पहली आती है घटकीय बुद्धि। पहली कौन सी आती है, घटकीय बुद्धि। दूसरी जो आपकी आती है वो आती है अनुभाविक बुद्धि। और तीसरी आपकी आती है सांदर्भिक बुद्धि। तो ऑप्शन 3 तो वैसे वो प्रकार ही नहीं है, ठीक है। अब आपकी जो घटकीय बुद्धि होती है ना, कौन सी बुद्धि, घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि जो होती है वो आपकी होती है विश्लेषणात्मक व आलोचनात्मक। विश्लेषणात्मक व आलोचनात्मक। जो घटकीय बुद्धि होती है विश्लेषणात्मक व आलोचनात्मक, ठीक है। तो यहां क्या बोल रहा है कि वह बुद्धि जिसके द्वारा व्यक्ति समस्या समाधान हेतु सूचनाओं का विश्लेषण करता है। तो किस में आएगा, घटकीय बुद्धि में। कोई भी विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक बात आएगी तो घटकीय बुद्धि में, तो उत्तर तो हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब बात करते हैं जो बची हुई बुद्धि है उनकी, ठीक है। अनुभाविक बुद्धि क्या बोलती है कि नई समस्या, कोई नई समस्या है, नई समस्या में पुराने अनुभव का इस्तेमाल करना, पुराने अनुभव का प्रयोग करना, ठीक है। अनुभाविक बुद्धि में क्या आता है, नई समस्या में पुराने अनुभव का प्रयोग करना। सांदर्भिक बुद्धि, तो सांदर्भिक बुद्धि है ये पर्यावरणीय संतुलन बनाती है, अपना पर्यावरणीय
जो है मांग पूरी करती है। क्या करती है? पर्यावरणीय मांग पूरी करना। ठीक है, और इसको जो है सांदर्भिक बुद्धि को और क्या कहते हैं? इसको आपका कहते हैं व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। इसको कहते हैं प्रासंगिक बुद्धि, प्रासंगिक बुद्धि। और इसको कहते हैं आपकी व्यवसायिक बुद्धि, व्यवसायिक बुद्धि। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो उत्तर हो जाएगा इसका घटकीय बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दीपक की कालानुक्रमिक उम्र यानी क्रॉनिकल एज, जिसको सीए बोलते हैं, ये कितनी है? ठीक है, ये मानसिक उम्र के समान है, मतलब जो आपकी क्रॉनिकल एज है वो जो है मेंटल एज के बराबर है। ठीक है, तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या होगा? तो देखो आपको पता है बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है MA बटा CA गुणा 100। ठीक है, MA और CA बराबर है तो दोनों कट जाएंगे तो बचेंगे क्या? 100। तो मतलब बुद्धि लब्धि कितनी आई? 100। और आपको पता है जो 90 से लेकर 109 तक का जो बालक होता है ना, 90 से लेकर 109 तक का बालक, वो होता है आपका औसत बालक। क्या होता है? औसत बालक। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, औसत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41वां क्वेश्चन कल के वीडियो में अपन क्लियर कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ऑलपर्ट के अनुसार व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक तंत्र का गत्यात्मक अध्ययन है। ठीक है, या गत्यात्मक संगठन है। कल के वीडियो में मैंने अलग से बताया था, कल वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक या मनोगत्यात्मक, जो मनोशारीरिक तंत्र है उसका क्या गत्यात्मक संगठन है। और ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड में। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन बोल रहा है, व्यक्तित्व का टाइप ए व टाइप बी में वर्गीकरण किसने किया? तो ये किया आपका ऑप्शन नंबर 1 फ्रीडमैन ने। फ्रीडमैन व रोजेनमैन ने जो है व्यक्तित्व को टाइप ए और टाइप बी में बांटा। और आगे चाल के जो मॉरिसन ने इसमें एक और टाइप जोड़ा, टाइप सी। लेकिन अपन जो टाइप ए और टाइप बी की बात करें तो ये फ्रीडमैन और रोजेनमैन ने कहा। टाइप ए में क्या बोला इन्होंने कि टाइप ए के जो है ना संवेगात्मक रूप से तो क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं, तनाव युक्त होते हैं। ठीक है, और एकांत प्रिय होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। ठीक है, और टाइप बी वालों में इसने बोला ये स्थिर होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं। ठीक है, और जो है ये क्या होते हैं आपके, जो है बहुत ज्यादा क्या होते हैं आपके? सामूहिकता वाले होते हैं, सामूहिकता। ठीक है, अच्छे से जो है मस्त रहने वाले, मस्त मौला होते हैं वो टाइप बी, और जो चिंतित रहते हैं वो होते हैं आपके ए। ठीक है, और ये फ्रीडमैन व रोजेनमैन ने दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन 43 बोल रहा है, व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल में कौन से शामिल हैं? तो देखो व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल है, सबसे पहले दिया किसने? तो ये दिया पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने। पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रे ने, रॉबर्ट मैक्रे। ठीक है, इसने, इन दोनों ने क्या दिया? पंचकारक सिद्धांत। इनमें कौन कौन से शामिल है? पंचकारक में 5 कारक होंगे। सबसे पहला कारक है इसमें अनुभवों के लिए खुलापन, तो सही है। दूसरा है तंत्रिकातापिता, तो ये भी सही है। तीसरा है सहमतिशीलता, तो ये भी सही है। चौथा इनमें है बहिर्मुख्यता। कौन सा? बहिर्मुखता। ठीक है, पांचवा जो है इसमें वह अंतर्विवेकशीलता, अंतर्विवेकशीलता। ये 5 जो है कारक हैं पंचकारक सिद्धांत के, जो पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने दिए कि अनुभवों के लिए खुलापन, तंत्रिका ताप और सहमतिशीलता और बहिर्मुख्यता और अंतर्विवेकशीलता। ध्यान रखना, बहिर्मुख्यता तो शामिल है लेकिन अंतर्मुख्यता शामिल नहीं है। अपन कई बार क्या सोचते हैं कि बहिर्मुख्यता तो अंतर्मुख्यता भी होगी, तो ये अलग बनता है कि व्यक्तित्व के पंचकारक सिद्धांत में अंतर्मुख्यता शामिल नहीं है लेकिन बहिर्मुख्यता शामिल है। तो 4 शामिल नहीं है, 1 2 3 शामिल है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? व्यवहारात्मक विश्लेषण मतलब क्या हो गया? प्रेक्षण विधि। कौन सी विधि? प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो प्रेक्षण विधि में कौन कौन से शामिल नहीं है? कल अपन बात कर चुके। प्रेक्षण विधि में देखो साक्षात्कार शामिल होता है एक तो। ठीक है, साक्षात्कार। एक होती है जीवन इतिहास विधि। कौन सी विधि? जीवन इतिहास विधि। एक प्रेक्षण नाम से खुद शामिल होता है। ठीक है, एक आपकी होती है स्थितिपरक विधि, ये कल के वीडियो में अपन बात कर चुके हैं। तो ये सारी प्रेक्षण विधि होती है। तो देखो साक्षात्कार जो है आपकी जो है प्रेक्षण है, बिल्कुल। स्थितिपरक प्रेक्षण है, बिल्कुल। प्रेक्षण है, बिल्कुल। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 रोर्सा परीक्षण, ये आपकी है प्रक्षेपी विधि, ये अलग है। कौन सी? प्रोजेक्टिव मेथड है ये, प्रक्षेपी
विधि, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। विवरणात्मक विश्लेषण मतलब हो गया प्रेक्षण विधि कौन सी है, तो ये 3 तो है, और कौन सी नहीं पूछा था, तो तीसरी नहीं है, क्योंकि ये आपकी प्रक्षेपी है ना कि प्रेक्षण विधि है। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। अगली क्लास हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।